हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके बायोलॉजी चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेस सीकर में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए चैप्टर 10 यानी स्ट्रक्चर एंड जो अपन देखेंगे इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवॉर्म एंड इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर यानी केंचुए की संरचना व कृषि में इसका महत्व है, इसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। पहले तो मैं आपको एक बात कहूँगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से 4-5 स्टूडेंट्स को छोड़कर अन्य स्टूडेंट्स बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वीडियो को खोलते हैं, बंद कर देते हैं, पूरा उसके ऊपर आप लोग उसे नहीं देख रहे हो, ना नोट्स बना रहे हो। केवल नोट्स के लिए कहता हूँ तो केवल 2-3 स्टूडेंट्स के नोट्स मेरे पास भेजे जाते हैं। भाई, आपको बार बार समझाया जा चुका है, ये सब मेहनत केवल आपके लिए की जा रही है। अगर आपको यह सही नहीं लग रहा है तो साफ मना कर दीजिए, जो ग्रुप में आप मना कर दीजिए सर हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो वीडियो वगैरह बनाना बंद कर देंगे। क्यों आपको बार बार समझाया जा रहा है कि आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, आप उन्हें देखिए। ये सब आपके लिए किया जा रहा है, हमारे लिए नहीं है ये। वरना हम भी घर पर बैठकर आराम से लॉकडाउन का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके लिए डेली मेहनत हो रही है, 2 वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं दोनों क्लासों के लिए, तो उसे देखिए आराम से घर बैठकर। बार बार क्यों करना पड़ रहा है आप लोगों को? तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छे प्रकार से देखेंगे, समझेंगे और उसके नोट्स बनाएंगे, और ग्रुप में प्रत्येक स्टूडेंट मेरे पास उन नोट्सों को भेजेगा। तो देखिए, केंचुए की बाह्य संरचना और केंचुए की आंतरिक संरचना, इनके बारे में आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले केंचुए की बाह्य संरचना के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो लेसन 10 केंचुए की संरचना एवं कृषि में महत्व है, ये पार्ट के नाम हो जाएगा। और फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे अपन फिर केंचुआ। तो केंचुए में अपन क्या लिखेंगे, इसका सबसे पहले तो वैज्ञानिक नाम, वह क्या होता है, फेरेटिमा पोस्तुमा होता है। केंचुए का वैज्ञानिक नाम फेरेटिमा पोस्तुमा होता है। अब अपन आगे इसमें इसकी बाह्य संरचना की बात करते हैं, केंचुए की बाह्य संरचना कैसी होती है, तो वह देखिए। अब आप लोगों को क्या करना है, इसके नोट्स बनाते समय जो बाह्य संरचना मैं बता रहा हूँ, इसके आप एरो लगाकर एक एक लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि जैसे एक पैराग्राफ पूरा हो तो उसको साथ में लिखे, एरो लगाकर आप अपने हिसाब से उन्हें लिख सकते हैं। तो ये कैसा होता है, द्विपार्श्व सममित क्रमी होता है। द्विपार्श्व सममित क्या होता है, द्विपार्श्व सममित यानी इसकी सममिति के आधार पर यह दे रखा है द्विपार्श्व सममित, यानी कि केंचुआ जो होता है उसको अपन बीचों बीच से अगर देखा जाए, बीचों बीच से बराबर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। लंबवत उसे अगर काटा जाए तो लंबवत बीचों बीच से 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, वो होता है द्विपार्श्व सममित। जैसे मनुष्य के अंदर भी अपन कहते हैं द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। अपने मुख्य नाक से मध्य से गुजरती हुई लंबवत रेखा से मानव शरीर के 2 टुकड़े किए जा सकते हैं, वैसे ही केंचुए के हो सकते हैं। इसका शरीर कैसा होता है, बेलनाकार, लंबा, अगले सिरे पर नुकीला एवं पिछले सिरे से थोड़ा सा क्या होता है, गोल होता है। यह बरसात के दिनों में ताम्रवर्ण युक्त गीली मिट्टी में रेंगता हुआ नजर आता है। ताम्रवर्ण यानी कि तांबे युक्त जो मिट्टी होती है, इसमें कॉपर की मात्रा वगैरह होती है, या अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से बारिश के पश्चात जो मिट्टी होती है, सुनहरी मिट्टी, उसमें यह ज़्यादा दिखाई देता है। पूर्ण वयस्क जो कृमि होता है, इसका पूर्ण वयस्क जो कृमि होता है लगभग 150 mm लंबा और 3 से 5 mm क्या होता है, चौड़ा होता है। तो केंचुआ द्विपार्श्व सममित होता है, शरीर बेलनाकार, लंबा, अगला सिरा नुकीला, पिछले सिरे से थोड़ा गोल होता है, बरसात के दिनों में दिखाई देता है, और यह वयस्क जो होता है 150 mm लंबा और 3 से 5 mm चौड़ा होता है। इसके बाद में अगर अपन देखें तो इसका जो शरीर होता है ना, वह 100 से 120 खंडों में डिवाइड रहता है, यानी इसके शरीर खंडों में डिवाइड रहता है, खंड बने रहते हैं। एवं इसमें सिर का अभाव होता है, केंचुए में सिर का अभाव रहता है। इसका मुख जो होता है वह शरीर के पहले खंड पर ही पाया जाता है। केंचुए का मुख शरीर के पहले खंड पर पाया जाता है, जो देखने में अर्धचंद्राकार, आधे चांद के आकार का होता है। इसके सामने एक मांसल प्रवर्ध लटका रहता है, जिसे प्रोस्टोमियम या केंचुए की जीभ के नाम से भी अपन जानते हैं। पहला खंड जिसमें मुख गिरा रहता है उसे पेरिस्टोमियम या परितुंड कहते हैं। पहला जो खंड होता है उसे जिसमें मुख गिरा रहता है उसे पेरिस्टोमियम या परितुंड कहते हैं। आगे अपन देखेंगे कि जो इसका शरीर होता है, शरीर के अंतिम खंड पर मलद्वार होता है एवं गुदा होता है। शरीर के अंतिम खंड पर मलद्वार गुदा खंड होता है, इसलिए इसे गुदा खंड कहते हैं। वयस्क जो केंचुआ होता है उसमें 14वें, 15वें और 16वें खंड एक दूसरे से मिले हुए होते हैं या मिल जाते हैं,
और एक मोटी पट्टिका बना लेते हैं। कौन कौन से खंड? 14वां, 15वां और 16वां खंड आपस में एक दूसरे से मिलकर एक मोटी पट्टी बना लेते हैं, जिसे क्लाइटेलम कहते हैं। क्लाइटेलम का कई बार क्वेश्चन आता है, क्लाइटेलम क्या होता है? तो केंचुए में अपन मानते हैं, वैसे केंचुए में 14वां, 15वां और 16वां खंड मिलकर एक मोटी संरचना या पट्टी बनाते हैं, जिसे क्लाइटेलम कहते हैं। इस क्लाइटेलम की जो दीवार होती है उसमें क्या होती है? ग्रंथियाँ होती है, जो विशेष प्रकार के रस या म्यूकस से उत्पन्न करती है। विशेष प्रकार के रस उत्पन्न करती है। इसी रस से अंडों की रक्षा के लिए कोकून का निर्माण होता है। यानी कि जो इनकी ग्रंथियों से जो रस स्त्रावित हो रहा है, उस रस से अंडों की सुरक्षा करने के लिए कोकून का निर्माण होता है। फिर आगे देखेंगे कि 5वें, 6वें, 6वें, 7वें, 7वें, 8वें और 8वें, 9वें जो खंड होता है, उनके बीच वाली अंतःखंडीय खानों में अलग अलग छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको शुक्रधानी रंध्र भी अपन कहते हैं। छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें शुक्रधानी रंध्र कहते हैं। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं इस पर, जैसे ये तो हो गया शुक्रधानी रंध्र, ये क्या है? शुक्रधानी रंध्र। आगे कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? शुक्रधानी रंध्र कहते हैं। इनके पास में, आगे अपन लिखेंगे, इनके पास में एक छोटा सा मादा जनन छिद्र होता है और 18वें खंड के अधर पार्श्व में नर जनन छिद्र का जोड़ा होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा था शुक्रधानी रंध्र कहते हैं, इनके पास में छोटा सा मादा जनन छिद्र होता है और 18वें खंड के अधर पार्श्व में नर जनन छिद्रों का जोड़ा भी होता है। शरीर के प्रथम, अंतिम व क्लाइटेलम खंड को छोड़कर, प्रथम, अंतिम और क्लाइटेलम खंड का मतलब 14, 15 और 16वां खंड है, उसे क्लाइटेलम करें। तो इनको छोड़कर अपन कहते हैं कि जो अन्य समस्त खंड होते हैं ना, अन्य समस्त खंड पाए जाते हैं, उन खंडों में एस आकार के क्या पाए जाते हैं? सिट्टी या सूक पाए जाते हैं। एस आकार के सिट्टी या सूक पाए जाते हैं, जो प्रत्येक खंड के मध्य में स्थित उपकला गर्त में धसे हुए रहते हैं। सिट्टी या सूक पाए जाते हैं जो प्रत्येक खंड के मध्य में स्थित उपकला गर्त में धसे रहते हैं। सूक छोटे बाल के समान संरचना होती है, जो फैल या सिकुड़ सकती है तथा गति में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करती है। ये इसी का कार्य माना जाता है, क्योंकि केंचुए की गति होती है तो अपन देखते हैं पूरे शरीर की गति साथ नहीं होती। इसमें आधा केंचुआ सिकुड़ता है और आधा आगे चलता है, फिर आधा सिकुड़ता है, आधे आगे चलता है। तो वह जो गति होती है वह अपन सूक या सीटी के माध्यम से अपन देखते हैं, वह गति होती है। फिर इसके बाद में आगे अपन देखेंगे कि केंचुआ जो होता है उसमें जनन अंकुरक, केंचुए में जनन अंकुरक के अंतर्गत 2 जोड़ी बिंबी रूपी उभार पाए जाते हैं। केंचुए में जो जनन अंकुरक होते हैं, जेनेटियल पेपेली के अंतर्गत 2 जोड़ी बिंब रूपी उभार पाए जाएंगे, जिनमें से एक जोड़ी पेपिली 17वें खंड, जबकि दूसरी जोड़ी 19वें खंड में अधर सतह पर स्थित होती है। प्रत्येक पेपेली के शिखर भाग पर प्याले के समान एक छिछला एवं चिपचिपा गर्त होता है। प्याले के समान एक छिछला एवं चिपचिपा गर्त होता है, जो मैथुन के समय क्या करता है? चूसक का कार्य करता है। यानी कि एक तरह से पोषण वगैरह ग्रहण करने का ये क्या करता है? कार्य करने का करता है। अब ये हो गई इसकी बाह्य संरचना। अब बाह्य संरचना की ये पॉइंट लिखने के पश्चात आप लोगों को क्या करना है? ये देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है। ये एक डायग्राम है जिसमें केंचुआ दिखा है। केंचुए की 2 सतह पाई जाती है, पृष्ठ सतह और अधर सतह। दोनों सतह पर अलग अलग उसमें पर मानते हैं अंगों का निर्माण होता है। तो यह जो सतह दिखाई दे रही है आपको, यह तो है इसकी पृष्ठ सतह, और यह जो दिखाई दे रही है यह क्या है? अधर सतह होती है। जैसे अपन ने देखा था पृष्ठ सतह का प्रथम खंड, यह क्या हो गया? प्रोस्टोमियम कहलाता है।
ये क्लाइटेलम 14वां 15वां 16वां खंड यहाँ पर दिखाया गया है। इधर अपन देखेंगे कि यह शुक्रदानी, ये मादा जनन छिद्र, ये नर जनन छिद्र वगैरह पाए जाते हैं। तो यह डायग्राम आप लोगों को क्या करना है, बनाना है। अगर इसे देखकर बना सकते हो तो अच्छी बात है। अगर यह नहीं बन रहा है एक बार, तो आप इसके लिए नोट्स में जगह छोड़ देना और बुक से आप इसे बना सकते हैं। तो ये बाह्य संरचना के पश्चात अपने को ये डायग्राम में बनाना है। अब अपन हेडिंग लगाएंगे इसकी आंतरिक संरचना, केंचुए की आंतरिक संरचना। अब आंतरिक संरचना जो होती है केंचुए की, उसमें देखो कई पार्ट पाए जाते हैं, यानी सिस्टम। जैसे श्वसन तंत्र पाया जाता है मुख्य रूप से, परिसंचरण तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, जनन तंत्र होता है और पाचन तंत्र होता है। उन सब के बारे में अपन आंतरिक क्रिया में पढ़ते हैं। तो आंतरिक क्रिया को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आंतरिक क्रिया में अपन लिखेंगे फर्स्ट नंबर श्वसन तंत्र। तो केंचुए में श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है। केंचुए में ध्यान रखना, श्वसन तंत्र का क्या होता है, अभाव होता है। श्वसन नम त्वचा के द्वारा ही होता है। केंचुए में जो श्वसन क्रिया होती है उसकी त्वचा के द्वारा होती है। ऑक्सीजन त्वचा के देहगुह्य द्रव में घुलकर रक्त की कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। यानी बाहर की जो ऑक्सीजन होती है वह त्वचा की जो देह गुहा होती है, यानी कि उसकी बॉडी, शरीर की त्वचा की बॉडी, उसका जो द्रव पदार्थ होती है उसमें घुल जाती है और उस ऑक्सीजन को फिर जो रक्त कोशिका होती है अंदर, वह क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का भी, इसी प्रकार अपन देखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है का भी रक्त प्लाज्मा में घुलने के पश्चात बाहर त्याग कर दिया जाता है। ऑक्सीजन को तो अंदर ले लिया जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त प्लाज्मा में घुलने के पश्चात बाहर त्याग दिया जाता है। इसके रुधिर की प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रुधिर की प्लाज्मा में जो घुली हुई अवस्था होती है ना, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके द्वारा ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचती है। जिसके द्वारा अपन कहते हैं कि जो ऑक्सीजन होती है वह शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचती है। ये तो इसमें श्वसन की बात हुई। अब आगे अपन जो दूसरा दे रखा है वह होता है परिसंचरण तंत्र। श्वसन में इतना ही ध्यान रखना है, इसमें श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है। त्वचा के द्वारा ही श्वसन की क्रिया हो रही है, यानी बाहरी जो श्वसन में अपन देखते हैं O2 ग्रहण करते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इसकी जो त्वचा होती है वही श्वसन में सहायक होगी और त्वचा के अंदर अपन देखते हैं कि जो श्वसन वाली जो गैस O2 होती है वह त्वचा के अंदर आ जाती है और त्वचा के माध्यम से जो द्रव पदार्थ होता है, त्वचा में द्रव पदार्थ, उसमें वह समाहित हो जाती है। फिर अंदर की जो रुधिर सेल्स होती है, ब्लड सेल्स, वह क्या कर लेती है, उसे अवशोषित कर लेती है और जो CO2 होती है उसे रुधिर प्लाज्मा के माध्यम से बाहर त्याग दिया जाता है। सेकंड दे रखा है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का, अर्थात रक्त भित्ति युक्त नलिकाओं में बहता है। परिसंचरण तंत्र अगर आप लोग जानते हैं, परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है परिसंचरण, यानी पूरे शरीर में संचरित करना। तो इसके लिए तंत्र पाया जाता है। तो जीव जंतुओं में अपन देखते हैं मुख्य दो परिसंचरण तंत्र होते हैं। एक तो होता है खुला परिसंचरण तंत्र, एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र वह होता है जिसके शरीर के अंदर अपन मानते हैं कि रुधिर जो होता है या ब्लड होता है, उसका परिसंचरण पूरे शरीर में करने के लिए उसके शरीर में रुधिर वाहिनियां नहीं होती है। उसके अंदर अपन मानते हैं कि उसके शरीर में जो अंग और जो टिश्यूज ऊतक होते हैं उनके बीच में जो गुहा या रिक्तस्थान होता है उनमें क्या भरा रहता है, ब्लड भरा रहता है। वहां से सीधे ही वह क्या करते हैं, उसको अवशोषित करने का कार्य करते हैं। जबकि जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है ना, उसके अंदर अपन कहते हैं कि उन जीवों के शरीर में पाया जाता है जिनमें रुधिर सेल्स यानी कि धमनी, सीरा, केशिका वगैरह पाई जाती है और उनके माध्यम से अपन कहते हैं पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो वह क्या कहलाता है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहलाता है। तो केंचुए में कैसा पाया जाता है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, केंचुए के ब्लड जो होता है उसमें आरबीसी का अभाव होता है। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहने के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है और वह प्लाज्मा में घुला रहता है, जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। केंचुए का जो हार्ट या हृदय होता है, केंचुए का हार्ट या हृदय 4 जोड़ी नलिकाकार आकार में पेशियां, स्पंदनशील व कपाट युक्त होते हैं। हृदय 4 जोड़ी में होता है, इसके अंदर नलिकाकार होता है, पेशीय होता है, स्पंदनशील होता है, कपाट युक्त होता है। अब ये 4 जोड़ी देखिए, एक तो 7वें खंड में, 9वें खंड,
12वें खंड और 13वें खंड में पाए जाते हैं। हृदय की जो अपन कहते हैं 4 जोड़ी 7, 9, 12 और 13वें खंड में उपस्थित है होती है। फिर बात करते हैं अपन इसके उत्सर्जन तंत्र की, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो केंचुए का उत्सर्जन तंत्र को नेफ्रीडियल तंत्र भी कहते हैं। इसका जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसे नेफ्रीडियल तंत्र भी कहते हैं। शरीर के प्रथम 3 खंडों को छोड़कर से सभी खंडों में प्रत्येक खंड के भाग में नेफ्रीडिया के सभी भाग स्थित होते हैं। शरीर के प्रथम 3 खंडों को छोड़कर से सभी खंडों में प्रत्येक खंड के भाग में नेफ्रीडिया के कितने भाग, सभी भाग स्थित होते हैं। अब नेफ्रीडिया क्या है? उत्सर्जन करने वाले सूक्ष्म नलिकाओं का एक समूह होता है। नेफ्रीडिया यानी अपन कहते हैं कि उत्सर्जन जो नलिकाएं होती है ना, उन नलिकाओं का जो सूक्ष्म एक समूह बन जाता है उसे क्या कहते हैं? नेफ्रीडिया कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेफ्रीडिया का क्वेश्चन आए तो वहां पर सीधा सा इतना ही बनाता है ना, बताना अपने को कि जो उत्सर्जन नलिकाएं पाई जाती हैं उनमें सूक्ष्म नलिकाओं का समूह क्या होता है? नेफ्रीडिया होता है, जिसमें सीधी पाली एवं कुंडलित पालिक प्रकार की क्या होती है? नलिकाएं पाई जाती हैं। कार्य के आधार पर अगर अपन देखें, कार्य के आधार पर जो नेफ्रीडिया होती है उसको 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होती है एक्जोनोफेरिक यानी कि बहिर्मुखी नेफ्रीडिया, एक होती है एंटेरोनेफ्रिक यानी कि अंतर्मुखी नेफ्रीडिया। जो बहिर्मुखी नेफ्रीडिया होती है अर्थात जो सीधे शरीर के बाहरी भागों में खुलकर उत्सर्जन करते हैं, बहिर्मुखी नेफ्रीडिया उसे कहते हैं जो सीधे शरीर के बाहरी भागों में खुलकर उत्सर्जन का कार्य करते हैं। जबकि अंतर्मुखी नेफ्रीडिया वे होते हैं जो सीधे आहार नाल में खुलते हैं और आहार नाल से उत्सर्जित होने वाले पदार्थों में उपस्थित जल की मात्रा का अवशोषण होने से केंचुआ अपने शरीर की नमी को बनाए रखता है। यानी कि बहिर्मुखी जो नेफ्रीडिया होते हैं वह तो क्या होते हैं? शरीर से बाहर खुलकर उत्सर्जन कर देते हैं, लेकिन जो अंतर्मुखी नेफ्रीडिया होते हैं शरीर से बाहर नहीं खुलते। ये कहाँ खुलेंगे? केंचुए की जो आहार नाल होती है उसमें उत्सर्जित होने वाले पदार्थों में उपस्थित जल की मात्रा का अवशोषण में सहायक माने जाएंगे। यानी वो आहार नाल में त्याग दिया जाता है तो वहां से फिर जल का अवशोषण होता रहता है, जिससे केंचुए के शरीर की क्या बनी रहती है? नमी बनी रहती है। फिर 4 नंबर अपन देखेंगे इसका तंत्रिका तंत्र। तो केंचुए में तंत्रिका तंत्र कैसा होता है उसके बारे में देखिए। केंचुए में सुविकसित एवं खंडित तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। केंचुआ जो होता है सुविकसित एवं खंडित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, जिसके 3 भाग होते हैं, सेंट्रल, पेरिफेरल और सिंपैथेटिक। यानी कि केंद्रीय, परिधीय और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। केंचुए में 3 प्रकार का तंत्रिका तंत्र होता है, यानी कि 3 पार्टों में डिवाइड होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब इनके टाइप्स देखिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसमें एक अग्र तंत्रिका वलय और एक अधर तंत्रिका वलय पाई जाती है। यानी कि एक तो अग्र तंत्रिका वलय और दूसरी अधर तंत्रिका रज्जु पाए जाते हैं। दूसरा अपन कहते हैं जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है ना, उसमें देखिए तंत्रिका वलय व अधर तंत्रिका रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण कैसे हुआ? तंत्रिका वलय तथा अधर तंत्रिका रज्जु से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती है ना, वही किसका निर्माण करती है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। और इस तंत्र से प्रमस्तिष्क गुच्छिका के पार्श्व से 8 से 10 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलकर देह भित्ति, प्रोस्टोमियम, मुख गुहा व ग्रसनी को जाती है। यानी 8 से 10 जोड़ी तंत्रिकाएं यहाँ से निकलकर देह भित्ति, प्रोस्टोमियम जो अग्रभाग होता है और मुख गुहा और ग्रसनी को भी जाती है। इन तंत्रिकाओं में संवेदी व प्रेरक दोनों प्रकार के क्या पाए जाते हैं? तंतु भी पाए जाते हैं। तंत्रिकाओं में अपन देखेंगे संवेदी प्रेरक दोनों प्रकार के तंतु भी पाए जाते हैं। अब थर्ड जो दे रखा वह होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। यह तंत्रिका तंत्र जालिका के रूप में होता है, जो मांसपेशियों के अंदर और आहार नाल तक फैला हुआ रहता है। यानी जालिका के रूप में पाया जाता है, प्लेक्सस के रूप में, और मांसपेशियों के अंदर और आहार नाल तक फैला हुआ रहता है।
अब बात करते हैं इसके जनन तंत्र की। केंचुए का जनन तंत्र कैसा होता है? तो देखिए जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम केंचुए का। सबसे पहले तो देखिए केंचुआ जो होता है ना, केंचुआ क्या है? एक द्विलिंगी प्राणी होता है। केंचुआ क्या होता है? द्विलिंगी, यानी कि मोनोसियस इसे कहते हैं, या उभयलिंगी, उभयलिंगी भी इसे अपन कहते हैं। अब ये द्विलिंगी का मतलब क्या होता है? अपन ने पढ़ा है कि जीव जो होते हैं एक लिंगी द्विलिंगी हो सकते हैं। एक लिंगी अपन उन्हें कहते हैं जिनके शरीर पर केवल एक ही जनन लिंग उपस्थित होता है, या तो वह नर जनन लिंग हो सकता है या वह मादा जनन लिंग हो सकता है, यानी कि एक बॉडी पर केवल एक ही लिंग उपस्थित होता है, तो वे जीव क्या कहलाते हैं? एक लिंगी। फॉर एग्जाम्पल मनुष्य होता है, मनुष्य एक लिंगी जीव होता है, यानी कि एक लिंगियों में अपन कहते हैं नर व मादा अलग अलग होते हैं, मेल फीमेल, तो वे तो हो गए एक लिंगी। द्विलिंगी जो मोनोसियस होते हैं ना, इनमें क्या होता है? एक ही शरीर के ऊपर नर व मादा दोनों जननांग उपस्थित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी कहते हैं। केंचुआ शरीर में एक ही होता है। केंचुए में अपन कहते हैं नर व मादा दो अलग अलग नहीं होते हैं, केंचुआ एक ही होता है, और एक ही केंचुए में अपन कहते हैं नर जननांग भी पाया जाता है और मादा जननांग भी पाया जाता है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना पड़ता है अपने को कि जब भी केंचुए के अंदर निषेचन या जनन की प्रक्रिया होती है तो उसमें दो केंचुए भाग लेते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। तो केंचुआ द्विलिंगी या उभयलिंगी जंतु होता है, फिर भी इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। केंचुए की विशेषता होती है द्विलिंगी है, फिर भी लैंगिक जनन पाया जाएगा, क्योंकि केंचुए में पुपूर्वता अवस्था पाई जाती है। केंचुए में कौन सी अवस्था पाई जाती है? पुपूर्वता, यानी कि प्रोटेंड्रस अवस्था पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जो नरजन्नांगों का विकास होता है ना, वह मादा जन्नांग से पूर्व हो जाता है। उस अवस्था को पुपूर्वता या प्रोटेंड्रस कहते हैं। तो केंचुए में भी यही अवस्था पाई जाती है। तो नरजन्नांग के अंतर्गत देखिए तो देखिए इसमें वृषण, वृषण को शुक्राशय, प्रोस्टेट और साई ग्रंथियां पाई जाती है। नरजन्नांग के पार्ट देखें तो वृषण, वृषण को शुक्राशय, प्रोस्टेट और साई ग्रंथियां होती हैं। जबकि मादा जन्नांग के अंतर्गत अगर अपन देखें, मादा जन्नांग के अंतर्गत अंडाशय, अंडकीप, अंडवाहिनी, मादा जनन छिद्र एवं शुक्रग्राहिका पाई जाती है। ये होते हैं मादा जनन के पार्ट। अब देखते हैं कि केंचुआ जो होता है, केंचुए में जो मैथुन या जनन प्रक्रिया होती है वह भूमि के अंदर या वर्षा ऋतु की नम व शांत रात्रि में लगभग 1 घंटे की होती है। मैथुन क्रिया जो चलती है केंचुए में 1 घंटे के समय होती है, और वर्षा ऋतु की नम व शांत रात्रि में क्रिया होती है, जिसमें दो केंचुए अधर सतह से इस प्रकार एक दूसरे के संपर्क में आते हैं कि उनके सिरे एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो जाते हैं। यानी एक का मुख एक साइड, दूसरे का मुख जो होता है दूसरी साइड होता है, विपरीत दिशा में दोनों हो जाते हैं। इस प्रकार से दोनों केंचुए के नर जनन छिद्र एक दूसरे के शुक्रग्राहिका छिद्रों के क्या आ जाते हैं? सामने आ जाते हैं। दोनों के जो नर जनन छिद्र होते हैं वो उनमें जो शुक्रग्राहिका छिद्र पाए जाते हैं उनके सामने आ जाते हैं, और उसके पश्चात नर जनन छिद्र जो होता है वह उभर कर थोड़ा उभर जाता है, और अंकुर पेपिला के समान होने के पश्चात शुक्र द्रव तथा प्रोस्टेट द्रव का आदान प्रदान, शुक्र द्रव तथा जो प्रोस्टेट द्रव का आदान प्रदान हो जाने के पश्चात इसे शुक्रग्राहिकाओं में संग्रहित कर लिया जाता है। यानी केंचुए में अपन देखेंगे शुक्र द्रव और प्रोस्टेट द्रव का आदान प्रदान हो जाने के पश्चात इसे शुक्रग्राहिकाओं में संग्रहित या एकत्रित कर लिया जाता है। कोकून का निर्माण क्लाइटेलम द्वारा होता है। क्लाइटेलम जो खंड बताया था 14वां, 15वां और 16वां खंड, उसमें अपन देख रहे थे आंतरे भित्ति में जो रस वगैरह उपस्थित होता है तो उस रस से कोकून का निर्माण हो रहा था। तो यहाँ पर बनेगा कोकून। कोकून का निर्माण क्लाइटेलम द्वारा होगा, और कोकून में ही निषेचन क्रिया संपन्न होती है। कोकून में ही निषेचन क्रिया संपन्न होगी, और निषेचन क्रिया संपन्न होने के कारण केंचुए का निषेचन बाह्य प्रकार का होता है। कोकून में ही निषेचन क्रिया संपन्न होने के कारण केंचुए में निषेचन बाह्य प्रकार का होता है, क्योंकि शरीर के अंदर अगर हो रहा है तो उसे अपन आंतरिक निषेचन कहते हैं, लेकिन शरीर से बाहर कोकून नामक संरचना में यह निषेचन प्रक्रिया हो रही है, इसलिए इसे बाह्य निषेचन अपन कहेंगे, बाह्य प्रकार का।
एक कोकून से एक ही केंचुए का निर्माण होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जो ये बुक है उसमें दे रखा है कि एक कोकून से एक ही केंचुए का निर्माण होता है, लेकिन अगर अपन बुक पढ़ते हैं तो उसमें दे रखा है कि एक केंचुए से, एक कोकून से एक से अधिक केंचुए का निर्माण भी होता है, लेकिन अपने को अपनी बुक के अकॉर्डिंग चलना है। केंचुआ कोकून का निर्माण तब तक करता रहता है जब तक शुक्रग्राहिका से शुक्राणु समाप्त नहीं हो जाते। केंचुआ जो होता है कोकून का निर्माण तब तक करता रहेगा जब तक शुक्रग्राहिका से शुक्राणु समाप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक अपन देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता रहेगा कि यह कोकून निर्माण की प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये था केंचुए में जनन तंत्र। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे केंचुए में जो मुख्य रूप से पाचन तंत्र है, पाचन क्रिया किस प्रकार से होती है, फिर उसके अंदर मुख्य रूप से जो कृषि में महत्व क्या होता है केंचुए का, उन सब के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और रही बात नोट्स बनाइए और सभी स्टूडेंट्स सुनिए कि नोट्स सारे बनने के पश्चात अपने वीडियो जो ग्रुप बनाया हुआ अपना जो ग्रुप है स्टूडेंट्स ग्रुप, उसमें आप लोग सभी मेरे पास इसको भेजेंगे, और ये प्रत्येक स्टूडेंट्स को ये कार्य करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्या करना है, शेयर ज़रूर करना है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स घर पर है वह बैठकर तैयारी कर सके, उन्हें इसका फ़ायदा मिल सके। जो पहली बार चैनल पर आए वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लिए। अब कुछ स्टूडेंट्स पहली बार आज वीडियो देखा है तो उन्हें कहूँगा पिछले वीडियो भी अगर आपको चाहिए, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है 12th एजी बायोलॉजी के, तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हो या अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इससे आगे का टॉपिक लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।